अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मुजाहिद प्रोग्राम के साथ आज मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद तमाम जमातों ने गो के इस फैसले को कबूल किया है, लेकिन नून लीग और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद अब वापस आएंगे, और अगर आ भी गए तो गिरफ्तारी या फिर जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद ये जो पहाड़ जैसे मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर बेरोजगारी है, माशी बहरान है, महंगाई है, करप्शन है, IMF के कर्जों का बहरान है, मामलात हैं, इनको कर्जे कैसे वापस करने हैं, तमाम तर चीजें जो हैं, क्या मियां साहब अकेले तन्हा अपनी पार्टी के साथ इन मसाइल को हल कर देंगे या नहीं? नून लीग इस फैसले को कैसे देख रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी हो भी जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान का सियासी माहौल कैसा होगा? आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर इस पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मियां शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग के सदर भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी है, उन्होंने ऐलान किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को ही वतन वापस आ रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कई सवाल जन्म ले रहे हैं, ये मुआशी इस्तेहकाम कौन लाएगा और कैसे आएगा ये मुआशी इस्तेहकाम? क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो एक निजात दहिंदा के तौर पर वतन वापस आ रहे हैं, इन तमाम मसाइल का उनके पास हल मौजूद है या नहीं? सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरा सुनवाते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा और तारीख की वापसी के हवाले से उन्होंने क्या कुछ फरमाया। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आज से ठीक 9 दिन बाद मीनारे पाकिस्तान पर तशरीफ लाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू करेगा। 2018 में जब उसको खत्म किया गया, 21 अक्टूबर को आप नवाज शरीफ का बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इस्तेकबाल करें, उनको बताएं कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ तुम्हारी राह तक रहा है, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसकी तकदीर नवाज शरीफ बदल देगा। मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी, निजात दहिंदा के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है, और उम्मीद पाकिस्तान उस तैयारे का नाम रखा जा रहा है जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। इस हवाले से आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मियां फयाजुल हसन चौहान साहब, जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के जो है वो रहनुमा हैं, और उनके साथ मौजूद होंगी शाहिदा रहमानी, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, और उनके अलावा अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब, क्या उम्मीद है आपको, और क्या जिस तरह का दावा किया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और उनको अगर हुकूमत मिली, तमाम तर मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ ही दिनों के अंदर हल हो जाएंगे, और जो मसाइल हैं आवाम जिनके अंदर पिस रही है वो एक निजात दहिंदा के तौर पर सामने आ रहे हैं? जरा बताइएगा क्या उम्मीदें हैं, और आपकी पार्टी जो है वो नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस करने जा रही है मुस्तकबिल में? मुझे लगता है फयाजुल हसन साहब चौहान साहब से अभी राब्ता मुमकिन ना हो सका। भट्टी साहब, जरा आपकी जानिब में आऊँगा, क्या लगता है आपको मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो 5 लाख 10 लाख लोग जमा करने की बातें हो रही हैं, और एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए पहले वो प्रोग्राम के मुताबिक इस्लामाबाद उतरेंगे, उसके बाद जो है वो लाहौर आएंगे, कैसा इस्तकबाल होता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि नून लीग तो काफ़ी तैयारियाँ कर रही है, ख़ास तौर पर लाहौर में और पंजाब भर में। जी बहुत शुक्रिया साजिद। बात यह है कि जब से उन्होंने ऐलान किया है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ लाहौर आएंगे, और उसके बाद वो एक बड़ा जलसा जो है मीनारे पाकिस्तान में, कुछ पुराने जलसों का, कुछ पुरानी सियासी जमातों का रिकॉर्ड तोड़ने का जो प्रोग्राम है, वो लग रहा है कि वो करीब करीब पहुँच सकता है। चूँकि खासकर जो लाहौर के सदर हैं सैफुल मुलूक खोखर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टी विंग्स को अभी उन्होंने रिसेंटली यानी पिछले 4-5 रोज़ कबल एक जलसा किया, जिसके अंदर उन्होंने
खासी बड़ी तादाद जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वर्कर्स थे वो ठोकर न्याज बेग पर इकट्ठे कर लिए। उसके बाद ही ये फैसला किया गया कि अब मजीद इस तरह के जलसों की जरूरत नहीं है, इसके बजाय जो मरियम नवाज हैं वो फर्दन जो हैं लोगों से मुख्तलिफ पार्टी विंग से मिलें। आज ताजर कन्वेंशन किया गया जिसमें तमाम ताजर बरादरी जो थी उनके सरकर्दा रहनुमा उसमें मौजूद थे, जिसे मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ हमजा शहबाज ने और इसहाक डार साहब ने जो है वो तमाम में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल और भरपूर इस्तकबाल, यानी दूसरी कोई बात नहीं थी। उन्होंने पुरानी चीज़ें ज़रूर गिनवाई कि एटमी ताकत बनाया, मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनी, इसके साथ साथ सड़कों का जाल, मोटरवेज तमाम अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कि किसी भी तरह से जो पुरानी सियासी जमातों का जो रिकॉर्ड है मीनारे पाकिस्तान का वो तोड़ा जाए और उसमें किसी हद तक वो लग रहा है कि करीब करीब पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनल तो उसी दिन खेला जाना है। जाहिर है 21 अक्टूबर को होगा शाम को 6:30 बजे मीनारे पाकिस्तान पर, उस फाइनल का नतीजा तो उस वक्त ही आएगा। लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जो माजी में थी बिल्कुल ठंडी बीठी हो गई थी, वो खासी हद तक मोबिलाइजेशन उनके अंदर स्टार्ट की गई है। मसलन एक जलसा मैं जिक्र करूंगा, काबिल जिक्र जलसा है मलिक मोहम्मद अहमद खान का। उनका खुटियाँ एक छोटा सा जगह है जहाँ पे खाई एक छोटा सा गाँव है, वहाँ मैं गया तो मैं देख के अच्छा खासा मैं हैरान भी हुआ कि वहाँ पे उन्होंने 5 से 8 हज़ार आदमी के करीब इकट्ठा किया हुआ था उस गाँव का और साथ वाले गाँवों से बुलाया हुआ था और वो तमाम लोग ऐसे थे कि जो बड़े दीवाने लग रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के, वो वहाँ पर आए। इसी तरह फैसलाबाद में बड़े बड़े जो शहर हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, ये मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, इसी तरह आप आ जाएं गुजरांवाला से थोड़ा सा आगे जाने चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, तो लोगों की मोबिलाइजेशन ज़रूर है, लेकिन आएंगे कितने? चूंकि ड्यूटियां लोगों ने लगाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने जो बात है कि लोग आएंगे कितने, मोबिलाइजेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो लोगों को, बंदों को इकट्ठा करने का कोशिश की जा रही है। शाहिदा रहमानी साहिबा, जिस तरह हमने देखा कि माजी के अंदर बेनजीर भुट्टो साहिबा जो वापस आई थी, उसी तरह की तैयारियां जो है वो नून लीग इस वक्त कर रही है और लाहौर वही जगह है जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा। आप समझती हैं कि उस तरह का लोग जो हैं और उस तरह की तहरीक एक तरह से जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बंदे इकट्ठे हो पाएंगे इस मौजूदा हालात के अंदर? क्योंकि 88 के अंदर जो हालात थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात इस वक्त हैं। पाकिस्तान मसाइल के दलदल के अंदर धंसा हुआ है। आप समझती हैं कि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन हो रही है नून लीग की जानिब से, इस तरह उस मयार का जलसा होगा मीनारे पाकिस्तान पर और मियां नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मैं समझती हूँ तमाम पार्टीज़ की मदर है और हमेशा जो हिस्ट्री क्रिएट कर गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके रिकॉर्ड को तो कोई नहीं तोड़ सका। आपने देखा कि बीबी शहीद जब 86 में आई, उस वक्त लाहौर के अंदर जो उनका तारीख़ी इस्तकबाल हुआ उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरीके से बीबी जब 2007 में तशरीफ़ लाई कराची, तो आपने देखा कि एक आवाम का ठाठे मारता समंदर था और जो 15-20 मिनट का रास्ता था उसको 8-10 घंटे हो गए थे और वो तय नहीं हुआ। आखिरकार दुश्मनों को उसमें बम ब्लास्ट करके उसको मुंतशिर करना पड़ा और काफ़ी हमारे जियालों की तकरीबन 200 से 250 जियाले जो अपनी जान की बाजी गंवा बैठे। बीबी शहीद उस वक्त उनकी जान बच गई, लेकिन 2 महीने के बाद जो है उनकी जान फिर इस जाम शहादत नोश किया। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी एक तारीख रकम की और PMLN उसको देखकर कॉपी करने की हमेशा कोशिश भी करती रही है, लेकिन आवाम के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें मौजूद हैं, कराची से लेके खैबर तक, गिलगित बिल्तिस्तान तक, आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है बीबी के एक झलक देखने के लिए बेकरार था और अपने अजीम कायद को सलाम करने के लिए कहाँ से लोग आए थे। तो इस तरह अगर PMLN का तो आपने देख लिया कि अभी जो जलसे हो रहे हैं वो भी उनके नाकाम होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। शाहिदा साहिबा, एक और बड़ा दावा किया है कि सिंध के अंदर टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से। आप लोग घबरा रहे हैं या अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हो पाएगा? नून लीग सिंध के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई डिलीवर नहीं कर पाएगी। बातें अपनी जगह और जलसों के अंदर खड़े होकर बयानात जो देते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर सच्चाई और हकीकत को देखा जाए तो नून लीग सिंध के अंदर कहीं भी नजर नहीं आती। ये जो दावे किए जा रहे हैं फिर ये किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं?
देखिए, दावे करने में, ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, और इस तरह जब इलेक्शन के माहौल क्रिएट होता है तो इस तरह के दावे होते हैं, माजी में भी होते रहे। कराची फ़तह करने के हुए, सिंध को फ़तह करने के हुए मुख्तलिफ अलायंस बने, और हमेशा वही लोग सहारे ढूंढते हैं जिनको कहीं टिकने का मौका नहीं मिल रहा होता। पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 3 मरतबा हमने कंटिन्यू सिंध के अंदर हमें हुकूमत मिली, तो वो हमारी कारकर्दगी थी, सिंध के अवाम का हम पर एतमाद था। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत करती है, हमेशा हमारा शिआर है कि खिदमत, हमारी लीडरशिप ने हमें यही डायरेक्शंस दी है कि अवाम की खिदमत। तो आप देख लें कि उसी खिदमत के सिलसिले में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाती है। इस तरह के अलायंस माजी में बहुत बने। आपने देखा कि GDA पहले भी बना था, फिर आखिर वो GDA का क्या हुआ, जिस तरीके से तितर बितर होकर काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, अब भी कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो इलेक्शन के मौके पर इस तरह के अलायंस बनते हैं, और ये एक फितरी अमल है, और उन्हीं से खौफजदा होते हैं जिनके ऊपर अवाम का ट्रस्ट होता है। तो ये तमाम वो पार्टीज़ हैं जिनको सिंध के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। और अभी हालिया आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात का आप रिज़ल्ट देख लें तो ज़्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है, कराची से लेके कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की एक अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी पे अवाम का जो ट्रस्ट है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझती हूँ हम बहुत मुतमईन हैं, और हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, और ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो भुट्टो शहीद ने कहा था। और ये साबित है कि जब आप अवाम की खिदमत करते हैं तो अवाम आपके लिए किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है पीपल्स पार्टी को। नून लीग जितने भी दावे करते रहे। भट्टी साहब, जरा मैं आपकी जानिब आऊंगा, आप जरा बताइएगा सोर्सेज क्या बता रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो फैसला है, इसके बाद जमानत तो यकीनन उनको करवानी पड़ेगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या सोर्सेज बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला तब्दील कर लिया है या नहीं किया है? अब वो लंदन से जो रवाना हो गए हैं, पाकिस्तान पहुंच पाएंगे या नहीं? देखिए जी, बात यह है कि इस हवाले से मैंने आज से 5-6 रोज़ कबल जब मियाँ शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम लोगों को बुलाया था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था, फॉरेन मीडिया भी था। तो मेरा ये सवाल यही था उनसे, तो उन्होंने कहा जी कि हमने कानूनी रास्ता अपना लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। और उस सूरत में जितने कॉन्फिडेंटली ये तैयारियां कर रहे हैं, उसके हवाले से ये नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं पहुँचेंगे। हतमी बात यह है जी कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ दुबई से टेक ऑफ नहीं करते हैं और वो लाहौर की जानिब उनकी परवाज़ या इस्लामाबाद की जानिब परवाज़ नहीं आती है, तब तक तो हम हतमी तौर पे, चूँकि इस्लामाबाद उनका उतरने का मकसद भी यही है कि शायद वो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेना चाह रहे हैं, और वो शायद पिटीशन उनकी 1-2 रोज़ में दाखिल हो जाएगी और उसके बाद उनको रिलीफ मिलेगा। प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने लेनी है। ऑब्वियसली कुछ कानूनी निकात ऐसे हैं, कुछ लकूनाज हैं, जो उसमें कुछ उसमें इबाम भी हैं, लेकिन मामला ये है कि जो कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीगल टीम है, और ख़ासकर उनके सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र और समेत दीगर बाकी लोग, कि मियाँ नवाज शरीफ को कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी पाकिस्तान उतरने में या पाकिस्तान पहुँचने में। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो और वो पहुँचें अपनी खैरियत से। हमारी भी यही दुआ है, उनकी जो पार्टी है वो भी यही इस पर जोर दे रही है। और जो बात अभी शाहिदा रहमानी साहिबा करनी थी बड़ी मौदुबाना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी बिल्कुल मेजॉरिटी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। माजी में बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर बैठे हैं, कुछ अर्सा कबल आए थे, उन्होंने मोबिलाइजेशन की। मामला यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिंध में क्यों नहीं है। मामला यह है कि बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स असरअंदाज हुए पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी सियासी जमात, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। सब लोगों का इस तरह तरीके से जड़ें काटी गई कि पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया गया, नून लीग को पंजाब तक महदूद कर दिया गया, इसी तरह कुछ और जमातों को केपी तक महदूद कर दिया गया, कुछ जमातों को बलोचिस्तान तक महदूद कर दिया गया। मामला यह है कि बड़े जलसे करना कहीं गारंटी या जमानत नहीं है कि वो पार्टी कौमी इलेक्शन जीत जाएगी। अच्छा, ये कोई जमानत नहीं होती। बड़े जलसे करना जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत भी जाए। बट साहब साथ रहिएगा, शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। पहाड़ जैसे जो ये मसाइल है, इनको नून लीग ये दावा कर रही है कि इनको हल करेंगे, तो इसके पास कौन सा फॉर्मूला है और ये मसाइल कौन हल करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है? अपने छोटे भाई को नहीं बताया और वो 16-18 महीने हुकूमत करके चले गए, और जिस तरह पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर उनका भी अहम किरदार है। इन मसाइल से क्या नवाज शरीफ साहब या फिर कोई और पार्टी पाकिस्तान को और उनकी आवाम को निकाल सकेगी? ये एक अहम सवाल है जो अपने गेस्ट से करूंगा ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान के पहाड़ जैसे मसाइल और मियां नवाज शरीफ निजात दहिंदा के तौर पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। क्या यही हल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएँ और उनको सीट के ऊपर बैठाया जाए वज़ीर आज़म की, और वो एक एक करके तमाम मसाइल को हल करें, या फिर कोई और सा भी फार्मूला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, क्या क्या तैयारियां उसने की हुई हैं, लाहौर के अंदर कैसा माहौल बन रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अरसलान रफीक भट्टी साहब शुरू से ही हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, जिस तरह का बताया जा रहा है कि नून लीग ही इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान का जो दर्द है, आवाम के जो मसाइल हैं उनका दर्द रखती है, तो नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं रखी हुई? सिर्फ नून लीग से ही आवाम अपनी तवक्कात वाबस्ता रखें, या पीपल्स पार्टी के पास भी किसी किस्म का कोई प्लान है? अगर विफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी आती है तो किस तरह ये पहाड़ जैसे जो मसाइल हैं इनको हल किया जाएगा? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने स्टेटमेंट में बारहा कहा, और अभी भी जो उनका स्टेटमेंट था उसमें यही था कि इस वक्त मुल्क को में जो मसाइल हैं और जो बहरानों का सामना है उसका बुनियादी हल इंतखाबात हैं, और इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत वजूद अमल में आती है वही तमाम मसाइल की निजात दहिंदा होगी। और मैं समझती हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि PMLN होगी, पीपल्स पार्टी होगी जिसको अवाम मुंतखब करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जमहूरियत के अंदर सबसे बेहतरीन अवाम के पास तज्जिया करने का टाइम होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक का, फिर 13 से 18 तक PMLN, और फिर 18 से 22 तक आपने देखा PTI। तो वो तमाम अगर अदवार का मवाजना किया जाए तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी का दौर इस वक्त अवाम ये समझते हैं कि यही वो जमात है जो हमें तमाम मसाइल से निजात दिलाएगी। आपने देखा कि 2008 से 13, जबकि आपको याद होगा उस वक्त जब गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की तो हमने PMLN को भी दावत दी और शामिल किया हुकूमत में, लेकिन माहिर माशियात और फाइनेंस के जो बड़े बड़े दावे करते हैं इसहाक डार साहब, वो खाली ख़जाना कहकर माजरत करके चले गए। हमने ना सिर्फ उस खाली ख़जाने से बेहतरीन माशी इक़दामात किए, ज़राई इनकलाब बर्पा किया, बिफ जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे तारीख़ी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ ये तारीख़ी, हमने सादा अक्सरियत होने के बावजूद हमने तारीख़ी जो है वो हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन की, 18th अमेंडमेंट जैसी। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि उस वक्त जो तनख्वाहें थी सरकारी मुलाजमीन की, पेंशन्स थी, उसमें 100% से ज़ायद का इजाफा किया गया, और आज भी सरकारी मुलाजमीन उस दौर को सुनहरी दौर के तौर पर याद करते हैं। और इसी तरह हमने मुलाजमतों के मौके फराहम किए और बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। तो शाहिदा साहब, जिस वक्त ये इक़दाम किए जा रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो विफाक की जमात थी, और विफाक के अंदर वो किसी के साथ छोटी मोटी कुछ जमातें थी लेकिन बड़ा कोई अलायंस नहीं था। इस वक्त जो भट्टी साहब से जो अभी गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जो भी हुकूमत बनेगी या आने वाले दिनों के अंदर जो सूरत हाल बनती जा रही है पूरे मुल्क में अंदर किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, तो अगर हंग पार्लियामेंट बनती है तो क्या आप लोग नून लीग के साथ चलने को तैयार होंगे? जिस तरह 16 माह आपने PDM के तौर पर नून लीग के साथ गुजारे और दीगर जमातों के साथ गुजारे, तो क्या अगर आपको वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी तो उसका इस हवाले से भी कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, हमने सादा अक्सरियत पे भी अपना काम करके दिखाया, और वाज़ेह जहां आपने बात की कि PDM के अंदर हमने जब गवर्नमेंट आई तो उसके अंदर आपको मालूम है कि उस वक्त मुल्क को जो जिन चैलेंजेस का सामना था उस वक्त इख्तिलाफ करके अलग हो जाना मैं समझती पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ था। लेकिन आप ये देखें कि हमने सादा अक्सरियत के बावजूद आवाम की खिदमत की और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये नहीं कह रहे कि किसी जमात को, ये तो आवाम का फैसला है ना, हम ये नहीं कह सकते। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर लाहौर में अभी जो ज़मनी इलेक्शन में उसके अंदर बेहतरीन नताइज मिले। इसके अलावा साउथ पंजाब के अंदर आपको याद होगा अभी जो मूसा गिलानी की हमने सीट जीते, तो जो हमें ज़बरदस्ती हराया गया था, कहीं 100 कहीं 60 कहीं 150 कहीं 200 वोटों के फ़र्क से, जो 2018 के इलेक्शन के नताइज थे सबको पता है कि वो सिलेक्टेड थे, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नताइज को जो है
आपको याद होगा कि वो सारा क्या था वो सब जानते हैं। और 2013 में भी हमें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एक शख्स को ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमें जो है अक्सरियत दिया जाए, 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, उसको 2/3 मेजॉरिटी दी गई। तो वो काम वो जब भी ना कर सके कि अगर वो चाहते तो वो भी जिस तरह हमने 18th अमेंडमेंट करके आपकी बात से शायद साहब आपकी बात से ये नतीजा निकला कि सादा अक्सरियत हो या फिर हंग पार्लियामेंट हो, किसी के साथ अलायंस करना हो, आप लोग मुकम्मल तौर पर तैयार है। जरा भट्टी साहब बताइएगा, हमने डिस्कस किया है हमारे पास जी 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 बिल्कुल भट्टी साहब, हमने डिस्कस किया है कि नून लीग कितना स्टैंड करती है सिंध के अंदर और किस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जरा बताइएगा क्या अंदाजे निकल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है जिसका सफाया हो गया था एक जमाने के अंदर पंजाब के अंदर, दोबारा अपनी जगह बना पाएगी? आने वाले जो इंतखाबात हैं पंजाब से कुछ पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने शाहिदा बीवी का भी मैं शुक्रिया करूंगा, उन्होंने इस बात को रेस किया। मामला ये है कि मैं इस पे पूरा मुकम्मल कायल हूँ कि जिस सफारती ताल्लुकात जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने किए, जिस तरह उन्होंने दौरे किए, मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। हो सकता है मैं वोट भी उनको दे दूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और दीगर जो जमातें पीडीएम में थी, ये इकट्ठे बैठकर माशी हालत मुल्क की क्यों ठीक नहीं करते? हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, अपनी जगह पर लड़ें, लेकिन मैं सिंधी नहीं होऊंगा, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी होना चाहिए। एक तो बात ये है मेरी शाहिदा बीबी के सवाल के जवाब में। दूसरी बात जो आपने मुझसे की जी कि क्या बनेगा, नो डाउट कि असलम गिल साहब मेरे पुराने दोस्त भी हैं, सारा कुछ है, उन्होंने बड़ा हैरानकुन नताइज दिए लाहौर के अंदर। लेकिन मामला ये है कि अब इस वक्त 2000 ना तो 18 है, ना 2013 है, ना 2008 है, ना ही 2003 है। अब 2023 में इंतखाबात होने हैं, उसके अंदर उसमें जो भी पार्टी आए बिल्कुल उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले जाएगी पंजाब से, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे को बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकती है पंजाब में। द रीज़न कि 2-4 सीटें जीतने से आप 170-180 सीटों का गेज नहीं कर सकते, उसका टेम्परेचर नहीं आप कर सकते सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पंजाब से बहुत वास्ट मेजॉरिटी लेती थी, लेना चाहिए थी उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते चले गए, महदूद हो गया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये मामला है कि वो भी पूरे पाकिस्तान में पहले आए, फिर बिल्कुल महदूद हो गए, फिर थोड़ा सा आधा पाकिस्तान कैप्चर किया, फिर पीछे हट गए। मामला ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए, नून लीग को भी, जमीयत उलमा पाकिस्तान को भी और तमाम सियासी जमातों को, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मेजॉरिटी नहीं लेना देना देखना चाहते। क्यों नहीं मेजॉरिटी पार्टी आती ताकि पाकिस्तान के मसाइल एक पार्टी हल करे? अगर नहीं कर सकती, हंग पार्लियामेंट आती है बकौल जिस तरह आपने जिक्र किया, तो हंग पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातें, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मिसाके मैशियत होना चाहिए, तो क्यों नहीं पार्टी, तमाम पार्टियां, तमाम सियासी जमातें इंतखाबात से कबल बैठें? मत करें अलायंस, अपनी अपनी सियासत अलग कर लें, लेकिन जहाँ मुल्की मफाद हो, मुल्की मामला हो या कौमी इंतहाई अहम पॉइंट उठाया आपने भट्टी साहब, और यही चीज़ मैं शाहिदा रहमानी साहिबा से पूछूंगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, ना मैं सिंधी हूँ, ना पंजाबी हूँ, ना पख्तून हूँ, पठान हूँ, ना मैं बलोची हूँ। इस सूरत हाल के अंदर जब हंग पार्लियामेंट होती है, सब जमातें मिलकर बैठती हैं, तो ऐसा पाकिस्तानी हम क्यों नहीं सोचते? और यही चीज़ हमने देखी है, बिलावल भुट्टो साहब ने बिलाशुबा एज अ वज़ीर ख़ारजा इंतहाई महारत से और दूरअंदेशी से अपनी वजारत संभाली थी। क्या आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह की हंग पार्लियामेंट बनती हुई नजर आ रही है, कुछ चेंज आप देखेंगी? और ये जो बुनियाद है, सूबाई बुनियाद के ऊपर जो अलहदगी है, क्या सब एक होकर एज अ पाकिस्तानी सोचते हुए नजर आएंगे आपको? देखिए, इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर रही थी कि सबसे पहले तो हमें पाकिस्तानी होना चाहिए। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है, शनाख्त है कि उसने कराची से खैबर तक एक विफाकी पार्टी, इसीलिए इसे कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। तो हमने सबको जोड़ के रखा हुआ है। हमारे हम कहते हैं पहले पाकिस्तान, और यही वजह है कि पाकिस्तान के को मुत्तहिद रखने के लिए, पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए जो अभी 18 माह की जो हुकूमत रही, उसके अंदर तमाम पार्टीज़ ने अपना मस्बत रोल प्ले किया। नंबर 2 ये कि आप ये देखें कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अक़वाम आलम में अपने आप को मनवाया और एक बेहतरीन लीडर बनकर उभर रहे हैं। इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उन्हीं की तरफ देख
देख रहे हैं कि यही वो और वो अपना मुआशी प्लान लेकर आ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालें। आपने कहा मीसाके, जिस तरह शहबाज शरीफ ने भी कहा था, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि मीसाके मईशत के लिए हमें बैठना चाहिए। लेकिन जब मीसाके जो जमहूरियत हुआ था 2006 में, हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। ये ना आपने देखा 2008 से 13 तक का जब हमारा दौर था, उस वक्त हमने पूरी कोशिश की मीसाके जमहूरियत को लेकर चले। हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। यकीनी तौर पर एक और नई मीसाके मईशत की जरूरत है और ये बनेगी, ये होगी इंतखाबात के बाद। जिस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे, अगर कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं करती है तो एक बहुत मीसाके मईशत की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शाहिदा रहमानी साहिबा का और अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या पोजीशन है पार्टियों की पंजाब के अंदर और नून लीग का के कायद जो है नवाज शरीफ, उनका इस्तकबाल किस तरह हो सकता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ गजा की बात करेंगे। फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है उसके अंदर क्या मामलात हैं, हमास की पोजीशन क्या है, ताज़ा बमबारी के अंदर 1000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इसराइल और गजा की जंग जो जारी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस बात का ऐलान किया है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं और सैकड़ों की तादाद ऐसी है जो ताज़ा बमबारी में इसराइल की जानिब से जो की गई है उसके अंदर ज़ख्मी हो चुके हैं। लोग जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मराकिज़ में पनाह लिए हुए हैं और 2,20,000 फ़लस्तीनियों की ये तादाद बताई जा रही है। ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है और इस्लामी ममालिक जो हैं उनका रिएक्शन जो सामने आया है वो किस हिसाब से है, क्या ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था या इससे बढ़कर कुछ करना चाहिए इनको। हमारे साथ मौजूद हैं साबिर अबू मरियम, सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान, उनसे बात करेंगे और ज़रा वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। साबिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है और आपके पास ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं इस वक्त वहाँ गजा में और फ़लस्तीन में, क्या सूरत हाल है। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि 1000 के करीब लोग जो हैं वो ताज़ा बमबारी के अंदर शहीद हो चुके हैं, आपके पास इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया साजिद साहब। देखिए, ये जो 7 अक्टूबर की सुबह से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का, उसमें जो सहूनियों की पोजीशन है इस वक्त कोई 3000 के लगभग ऐसे अफराद हैं जिसके अंदर 90% वो अफराद हैं कि जो या तो सरकारी ऑफिशियल हैं या फौज या किसी इंटेलिजेंस इदारे या किसी न किसी तरह हुकूमती किसी उसके साथ जुड़े हुए थे। उन मराकिज़ पर क्योंकि ज़्यादा टारगेट किया गया था, सरकारी बिल्डिंग्स पर और जासूसी की इमारतों पर, तो वो सारे के सारे तकरीबन 3000 के करीब की फिगर है सहूनियों की तरफ कि जिसको छुपाया जा रहा है। और ये गजा की जो सूरत हाल आपने बयान की है, जी हाँ, यहाँ भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। तकरीबन अभी जो थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात हुई है, वहाँ जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है वो गजा से, उनका कहना है कि 1350 अफराद गजा के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं जो शहीद हैं और 5000 से ऊपर जो है वो जख्मी हो चुके हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त बेघर है क्योंकि बिल्डिंगें बाकायदा उन्होंने बॉम्बार्ड करके उनको बर्बाद कर दिया है, मिसमार कर दिया है। तो एक डिजास्टर है वहाँ पर। लेकिन ये यहाँ पर जो समझने की बात है, स्पेशल ये एक सूरत हाल है जो एक रिस्पॉन्सिव जो कार्रवाई हुई है जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की तरफ से गासिब सहूनियों के खिलाफ, उसके बाद की जो ये सूरत हाल है वो हम ये देख रहे हैं कि ये कोई फ़लस्तीनी या वो गजा के लोगों के लिए नई बात नहीं है जिसको वेस्टर्न मीडिया इस तरह पोर्ट्रेट कर रहा है कि जैसे कोई जो है वो सारा इन फ़लस्तीनियों का ये जुर्म था कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया। नहीं, बल्कि ये सूरत हाल से फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 75 साल से नबर्द आज़मा है और इस सूरत हाल को वो फेस कर रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस सूरत हाल में और इससे बड़े डिजास्टर उन्होंने देखे हैं और इस डिजास्टर के अंदर भी वो सीना तान कर वो डट कर खड़े हैं, अगरचे कुर्बानियां दे रहे हैं। यकीनन मासूमों की जानें जा रही हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है। आलमी इदारे खामोश हैं। आलमी इदारों को चाहिए था कि वो इसराइल को गर्दन से पकड़ लेते, वो उससे कहते कि ये क्यों तुम इस तरह निहत्तों पर बमबारी कर रहे हो,
अगर और देखें साबिर इसराइल के पास कोई टारगेट साहब जो रिएक्शन आया है इसराइल के पास कोई इस्लामी targets ममालिक की है, जानिब से देखिए, जो मैं एक बात रिएक्शन करूं। आया है उसको अगर अलग किया जाए, चीन और रूस ने जिस तरह अमेरिका को खबरदार किया है, और उसका रूस ने तो काफी आगे बढ़कर बात की है और कहा है कि इस जंग को धकेलने में अमेरिका का किरदार है। आप जरा बताइएगा रूस की पोजीशन और चीन की जो पोजीशन है उससे कितनी तकवीत मिलती है इस तहरीक को, और जो इस्लामी ममालिक का रवैया है, हमने देखा है कि तुर्की की जानिब से, उर्दवान साहब की जानिब से मजम्मत की गई है और अब तक की जा रही है। कतर ने खुलकर साथ दिया है और इमदादी सामान जो है वो भिजवाया जा रहा है। दीगर इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का क्या इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए था? आप क्या तवक्को कर रहे थे दीगर इस्लामी ममालिक से, ज़रा बताइएगा। और रूस ने जो स्टैंड लिया है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो रूस की जहां तक बात है और चाइना की जहां तक बात है, जाहिर है ये सलामती काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर हैं और इनकी एक वैल्यू है वहां पर, और इन्होंने वहां पर भी रूस ने इसको वीटो भी किया है उनकी रेजोल्यूशन को, अमेरिका की जो वॉर इम्पोज करने की जो रेजोल्यूशन थी, और चाइना ने भी इसी तरह उसके ऊपर बातचीत की है। ये एक अच्छा साइन है कि ये 2 बड़ी ताकतें भी अमेरिका के खिलाफ इस पर यानी वो स्टांस उन्होंने लिया हुआ है और वो स्टैंड ले रही हैं। पसे पर्दा इसके कि क्या दीगर सियासी मकासद है या नहीं है, हम इस डिबेट में जाए बगैर, ये एक अच्छा साइन है कि ये दोनों ताकतें इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट ये बात कर रही हैं और हमें इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। और जहां तक दूसरी बात ये है कि हमारे इस्लामी ममालिक की जो बात है, देखिए इस वक्त सिर्फ मुजम्मती बयानों की जरूरत नहीं है। मुजम्मती बयान तो पहले दिन आ गए, ठीक है, वो आ चुके हैं। अब क्या रोजाना बमबारी होती रहेगी और हम इसकी मुजम्मत करते रहेंगे? अब प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है, अब यकीनी तौर पर करने की जरूरत है। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और मैं माजरत चाहूंगा साबिर अबू मरियम साहब से कि वक्त कम है और इस वजह से जो है वो हम लोग इस मामले को जो है वो सही तरह डिस्कस नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल जितना भी डिस्कस हुआ है उसके अंदर एक सामने आई है कि इस्लामी ममालिक को मजम्मत से आगे बढ़ना है और ये जो पेचीदा मसला है इसको हल की जानिब लेकर जाना है। सिवाय इसराइल को तस्लीम करने से या फिर जो बमबारी होती है उसकी मजम्मत करने से मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इस मसले की जड़ को ही खत्म करना हो तो उसके लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।